आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज को बुलेटिन की ओर। विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की मिली भगत से अवैध खनन यमुना नदी में चल रहा है, जहां पर जेसीबी मशीन के विरुद्ध बोलने पर मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ। आपको बताते चले कि मां यमुना रक्षा संघ ने हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद यमुना नदी में खनन माफियाओं के द्वारा यमुना नदी में चलाई जा रही जेसीबी मशीन के लिए अभियान चलाया और मां यमुना रक्षक ने यमुना नदी में निगरानी की, जिसमें कि खनन माफियाओं ने यमुना नदी के सीने को चीर दिया और जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस चौकी डाकपत्थर और कोतवाली में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। परसों हमारे 1:30 बजे रात को खनन माफियाओं ने हमला किया था और वो लोग मुन्ना चौहान और ब्लॉक प्रमुख के थे। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मैंने कोर्ट डाली थी। उसको लेकर आज एक फैसला हो रहा था पासा प्रधान जी का। वहाँ पर मौका देखकर उन्होंने सैकड़ों आदमी बाहर खड़े कर रखे थे और 50 आदमी कब से फुटेज में है जिन्होंने मुझे मारा है। और प्रधान जी अगर वहाँ ना पे होते सारा सोहेल पासा और उनकी वाइफ जान से मार देते। कल हम लोग डीजीपी साहब के यहाँ सुरक्षा के लिए गए थे, डीआईजी साहब के यहाँ सुरक्षा के लिए गए थे। तो पुलिस ने क्या आपको सुरक्षा? पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं। एक सचिन नाम का सिपाही जो मिला हुआ है हमसे, चीता हमारे को रोज 3 दिन से घर पे छोड़ रही है। पहले भी मेरे घर पे हमले हुए हैं जिसमें 10 लोगों पर चार्जशीट दाखिल करके मुकदमा हुआ। वो भी मुन्ना चौहान के आदमी थे पहले भी। मेरी गलती सिर्फ इतनी है, मैंने मुन्ना चौहान जी का साथ दिया उसके चुनाव के अंदर। और एक मुकेश पारामोद चौधरी नाम का नवाब चौधरी, उन्होंने षड्यंत्र रच के, एक इरफान, एक मुकेश शर्मा षड्यंत्र रच के मेरे पर 3 दिन से हमला करा रहे हैं। कौन कौन से मेन लोग हैं जिन्हें आप इसमें जानते हैं जो आपने हमला करे? सर मास्टर माइंड तो ये है मुकेश शर्मा, फाराउस, नवाब चौधरी और इरफान मकड़ा, और बाकी मैं फुटेज देख के बता सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं? अब मेरे घर की सुरक्षा और उन्हें जेलों की हवा खानी पड़े, बस मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं और आप लोगों पर हमला हुआ है, पूरा मामला क्या है? दरअसल हम लोग मां यमुना रक्षक संघ से हैं और मां यमुना की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और हुआ क्या कि खनन माफियाओं द्वारा यमुना माह के अंदर जेसीबी मशीन लगाकर खनन का काम करने का कार्य किया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हुआ है कि खनन कार्य नहीं होगा यमुना नदी में किसी भी तरह के मशीनी। तो हम लोग निगरानी पर थे। हमारे साथ 2 दिन एसडीएम विकास भी निगरानी पर रहे, परंतु हमें पुलिस का कॉपरेटमेंट नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि पुलिस का षड्यंत्र एक तरह से है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे कार्यकर्ता पर, मुझ पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया खनन माफियाओं की कि हमने गलत के लिए आवाज़ उठाई थी। हमने हमारा जो धर्म आस्था का प्रतीक है मां यमुना, उस पर मशीन न लगने के लिए हमने निगरानी की थी, कार्रवाई कराई थी। और ये लोग विकासनगर का माफिया इतना बड़ा, खनन माफिया इतना ज़्यादा बाहुबली हो चुका है कि पुलिस जो है उस माफिया से डरती है। पुलिस के सामने ही माफिया द्वारा जो है हमले किए जा रहे हैं। पुलिस को जानकारी में हमले चल रहे हैं और पुलिस जो है हमें केवल एक ही बात कह रही है, आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, माफियाओं से लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल मैं डीजीपी साहब से मिला और मैंने प्रकरण बताया, तो डीजीपी साहब ने बड़ा गोल सा जवाब दिया मुझे कि जी ये तो माफिया है, तो हम अक्सर हमला करते रहते हैं, तो हम भी कर देते हैं। और अगर आपको करना है तो आप धरना कर दिए, प्रदर्शन करिए, पुतले फूकिए मंत्रियों के, तब जाके कहीं ये खनन रुकेगा। और पुलिस का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, दायित्व नहीं है, और हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने हमला किया, जब आप लोगों की मीटिंग हो रही थी तो कितने लोग थे? लगभग 17-16 लोग थे और वो लोग एक एक कर प्रधान जी के घर में घुसे हैं। ग्राम प्रधान सोहेल पासा जी थे, उनके वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, मतलब क्योंकि वो लोग माफ़ी मांग रहे थे अपने कृत्य की, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहते थे। पुलिस जेल भेजना भी नहीं चाहता थी उन्हें, और वो जेल जाना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने कृत्य की माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुई आप पे हमला करके, और हम इस हमले मतलब हम अपने कृत्य की माफ़ी मांगना चाहते हैं। और लगातार हमारे कोऑर्डिनेट बिठाए हुए थे। जब हम ग्राम प्रधान जी के घर पहुँचे तो प्रधान जी ने अंदर सीमित लोगों को जाने दिया, पर वो लोग एक एक करके प्रधान जी की आँख में धूल जोकर अंदर घुसे हैं और उन लोगों ने हमला किया। और हमला ऐसा था कि प्रधान जी पर भी हाथ उठाया गया। जो महिला ग्राम प्रधान है उनसे भी हाथापाई की गई और उनके घर में घुसकर जो बदतमीजी इन माफियाओं द्वारा की गई। मारपीट जमकर, हमारे एक साथी हैं, इनको जमकर मारा पीटा गया है। जो बेहद निंदनीय कृत्य है
और कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है, ये माफियाओं का संरक्षण जो है माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ है सरकार का जो है मिला हुआ है, जिसके चलते जो हमले हो रहे हैं। और आज जनप्रतिनिधि समाज से भी सुरक्षित नहीं है। क्या आपको इस चीज़ का अंदेशा था कि आप वहाँ पर जो है मीटिंग में गए हैं, ऐसे में हमला होगा, कोई अंदेशा था आपको? जी बिल्कुल अंदेशा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले मुझे डाकपत्तर चौकी जो है बुलाया जा रहा था। उसमें कई छुटभैया नेता भी थे कि आप चौकी आ जाओ, फैसला कर दो, चौकी आ जाओ, फैसला कर दो। क्योंकि मैं भी पुलिस की इस कारगुजारी से परेशान हो चुका था। मैं डीजीपी से मिल चुका हूँ, मैं डीआईजी से मिल चुका हूँ, मैं एसपी देहात को क्या बता चुका हूँ, मैं सिर्फ विकास नगर से मिल चुका हूँ। सिर्फ एक टाला जाता है और मुझे लग रहा है कि खनन माफिया यहाँ सरोपरी हो चुका है और खनन माफिया निरंकुश काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मोटा हिस्सा जो है ऊपर तक पहुँच रहा है, जिसके चलते खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं और वो किसी को भी अपने ट्रक के नीचे कुचलने की धमकी दे देता है। कहता है कि जी हमारे ट्रक को फाइनेंस इंश्योरेंस है और हम अगर सुबह रात को हत्या करेंगे तो सुबह हम तक छूट जाएंगे। तो कहने का बहुत बड़ा गुंडागर्दी है और बहुत बड़ा जो है हौसले बुलंद धन के खनन माफियाओं की चरम पर है। तो बड़ी बुरी स्थिति है। ऐसे मैं भी कहूँगा कि शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि आप जनता की जो है मदद कीजिए, जनता के साथ खड़े रहिए, वरना जो है ये जंगल आज चलेगा इस तरह से। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है कल चौकी भी बुलाया था, उसके बावजूद आप जो है आप चौकी में जाकर जो फैसला होना चाहे वहाँ क्यों नहीं किया और आप उनके घर पे क्यों चले गए? क्योंकि चौकी की परसों सूचना मेरे पास थी। चौकी के अंदर खुलेआम धमकी दी गई कि उन लोगों को आने दो और ट्रक चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, हम बड़े माफिया हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी सरकार में बहुत बड़ी पैंट है। तो 150-200 लोगों का एक लॉकडाउन में जो है चौकी के अंदर जाना, आप देख लीजिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है और कोविड-19 की गाइडलाइन भी बिल्कुल लागू है। उसके बाद 150-200 लोग चौकी के अंदर मौजूद हैं, खनन माफिया मौजूद हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो हम मान के चलिए कि निरंकुश हो चुका है खनन माफिया और इसी डर से हम लोग चौकी में नहीं गए। एक समाज के जो जिम्मेदार जो हमारे ग्राम प्रधान जी थे, उनकी मध्यस्थता में हमें चाहा कि चलो अगर वो लोग अपनी गलती एहसास कर रहे हैं और अपनी गलती शायद उनको एहसास हो गया क्योंकि गिड़गिड़ाए वो लोग कि हम फैसला करना चाहते हैं, हमसे गलती हुई है, तो हम इसलिए गए थे बात करने के लिए। और वो जाते ही एकदम उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हम पर हमला किया है, ग्राम प्रधान जी पर हमला किया है और हमारे एक साथी को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। ये बड़ा दुख का विषय है। सरकार की आँख इस पर खुलनी चाहिए। अगर इस घटना के बाद सरकार की आँख ना खुली तो आप लोग मीटिंग में कितने लोग थे? हम लोग मीटिंग में 2 लोग थे। 2 लोग थे और हम पे जो है अचानक से हमला किया गया। एक मतलब बहुत बड़े मान के चलिए योजनाबद्ध तरीके से हमें ट्रैप किया गया है। और इसी तरह से आज से लगभग 3-4 दिन पहले भी हम पे रात को हमला ऐसे किया गया था। मतलब खनन माफिया निरंकुश आपने बताया जो आपके ऊपर पहले हमला हुआ था उसी के समझौते के लिए बैठक थी? हाँ, उस घटना को उन्होंने जो है मान लिया कि हमसे घटना हुई है, क्योंकि उसके सारे एविडेंस हमारे मौजूद थे, पुलिस को सबूत मिल चुके हैं और बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब हम भी थक चुके थे। मैं चलिए अब पुलिस कार्रवाई तो कर ही नहीं रही है। अगर दुबे जी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपका आगे का कदम क्या होगा? आगे कदम हम लोग उसमें संगठन पूरा जो है इसमें आंदोलनरत होगा और प्रदेश के सभी हिस्सों से हमारे अन्य प्रदेशों में जो हमारी शाखाएं हैं इसमें धरना प्रदर्शन करेंगी और एक उग्र आंदोलन करेंगी। जब तक माफिया राज खत्म ना जाए हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम इन छोटे मोटे हमलों से घबराने वाले नहीं है, हमारा मनोबल इतना कम नहीं है, हम अपनी आस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी की धर्मपत्नी स्वर्गीय नसीम फिरदौस की 2 माह पहले दिनांक 5 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण से दर्दनाक मृत्यु हुई थी। छत्तीसगढ़ में पत्रकार कल्याण संघ से जुड़े प्रदेश के बहुत से पत्रकार पीड़ित श्री निजामी जी से मिलने भिलाई पहुंच नहीं पाए थे। प्रदेश अध्यक्ष का इस दुखद परिस्थिति को देखते हुए वो छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के लॉकडाउन हटने के बाद संघ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार के शशिधरन केशवाल जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के द्वारा स्वर्गीय नसीम फिरदौस जी की याद में एक शोक सभा कर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम का प्रस्ताव संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी जी से कई बार उनके मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर केशवाई इकाई की श्रद्धांजलि शोक सभा का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। और जिस समय से घटना घटी थी हम लोग सभी से मिलने के लिए आतुर थे और मिल नहीं पा रहे थे उसकी वजह से, लेकिन आज हम मिले हैं और उनकी दुख की घड़ी में हम सब पत्रकार, मेरा तो उनका व्यक्तिगत संबंध है, स्टूडेंट से दोस्त है मेरे, पारिवारिक संबंध होने के नाते मैं अपने निजी तौर पर परिवार की तरफ से भी और पत्रकार साथियों की ओर से भी काफ़ी जिला की ओर से बल्कि संभाग की ओर से और पूरे प्रदेश से पत्रकारों की ओर से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए
निराला भाई को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई अकेले नहीं है, उनके साथ आपका नाम बताइए। डॉक्टर विजय तिवारी। इसलिए लॉकडाउन के बाद अभी सामान्य होने लगा है, तब हम लोग ने निश्चित किया आज के डेट में भाऊजी के नाम से एक शोक सभा करके श्रद्धांजलि देने के लिए। हम लोग सब सुबह बारिश गिर रहा था, पानी गिर रहा था, इसके बावजूद भी यहाँ पर निजामी जी का साथ देने के लिए, उनको अकेलापन दूर करने के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ सुपेला में यहाँ पर शोक सभा आयोजन किया है। हमारे क्षेत्र का पूरा पत्रकार साथी यहाँ पर शामिल होने के लिए आए, ताकि हमारा संगठन में निजामी सर अकेला नहीं है, वो उनका साथ में पूरा संघ का प्रदेश का पत्रकार साथी उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे, दुखद घड़ी में साथ देने के लिए आए हैं सर। अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं निजामी सर तो आप अकेले नहीं है, पूरा प्रदेश का पत्रकार लोग आपके साथ में। आप संगठन को ताकत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहिए, आपका साथ में हम लोग दुखद कड़ी में शामिल होने के लिए आए। मिरघान चौकी पर पदस्थ दोनों आरक्षक निलंबित हो गए। दिमनी थाना टीआई को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मिरघान पुलिस चौकी से बंदूक व राउंड चोरी होने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले रात में आरक्षक ने सूचना दी थी चोरी की। बंदूक व राउंड कमरे में ही मिले। पुलिस अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करना तथा कर्तव्यों के निर्वहन न करना जैसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। विदेशी मदिरा दुकान पर आबकारी टीम ने साफ सफाई ओवर रीडिंग स्टॉक की जांच की। टीम ने ग्राहकों को बिना मास्क शराब न देने के लिए विक्रेताओं को निर्देश दिए। जलालाबाद कस्बे के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर स्थित विदेशी शराब की दुकान पर शुक्रवार रात्रि में आबकारी टीम ने शामिल आबकारी निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार, शिल्पा सिंह अन्य ने जांच की। आबकारी निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि दुकान पर मौजूद स्टॉक में 500 ml की 1986, 320 ml की 72,600 ml की 250 बोतल पाई गई हैं। विदेशी मदिरा की 750 ml में 143, 375 ml में 321, 180 ml में और 772 बोतल पाई गई हैं। देश में इमरजेंसी के 46वीं बरसी के मौके पर जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी थोपने का आरोप लगाया। भारत देश में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू की गई थी। आज देश में इमरजेंसी लगने की 46 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया और आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर देश में इमरजेंसी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान मीसा कानून का इस्तेमाल कर कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। आपातकाल की याद में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज हम आपातकाल में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से पूरे जेल को कारावास के रूप में तब्दील कर दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक हित के लिए और अपनी सुविधा के लिए संविधान की धाराओं को कुचल दिया। उसके विरोध में हम सब काला दिवस मना रहे हैं और ये वास्तव में हमारे आज़ाद भारत का एक काला अध्याय है, जब इस देश के लोकतंत्र को कुचल दिया गया, संविधान के प्रावधानों को कुचल दिया गया, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और प्रेस की आज़ादी को छीनकर प्रेस सेंसरशिप ला दिया गया और लोगों को इतना सताया गया, ज़बरदस्ती नसबंदियाँ की गई, कुंवारों के और नवविवाहितों के भी उस समय नसबंदियाँ कर दी गई, लोगों के घर उजाड़ दिए गए, बेघरबार कर दिया गया और इस अत्याचार के मनोवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए हमें कुचलना है। ये मनोवृत्ति फिर न पनप पाए, इस बात का हम सबको ध्यान रखना है। क्या क्या कार्यक्रम अभी करने वाले? हम अपने कार्यकर्ताओं को और जो नई पीढ़ी है उसको इस संगोष्ठी के माध्यम से और आप सब के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपातकाल के दिन जिन्होंने 1977 के बाद जन्म लिया या उस समय जो लोग बहुत छोटे थे, उन लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपातकाल के दिन में जो अत्याचार हुए उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस के माथे पर जो कलंक लगा है इसको लोग भूले मत।
जगदलपुर छत्तीसगढ़ में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले विपक्ष और हर वर्ग पर सरकार का दमन चक्र चल रहा है। भाजपा कार्यालय में हुए हमले और तोड़फोड़ की कोशिश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की है। कांग्रेस ने शुरू से ही लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। भाजपा कार्यालय में हमला हुआ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कही ये बातें। सक्रिय है और उसके माध्यम से देश को तोड़ने की बातें हो रही है। आपात दृष्टि से आज भी हमारे ऐसे लोग हैं जो तत्कालीन समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और उनके बेटे स्वर्गीय संजय गांधी जी थे, उसी तरीके से आज भी देश में सोनिया गांधी जी हैं और उनके बेटे राहुल गांधी जी हैं। उसी तरीके से उसी दर्शे पर एक कार्यक्रम चल रहा है। मेरा पूरा सीधा इस कांग्रेस पार्टी के साथ में आरोप भी है कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से छत्तीसगढ़ पूरे देश में नहीं जाऊँगा, छत्तीसगढ़ में लगातार जिन घटनाओं, चाहे वो पत्रकारों का मामला हो, चाहे वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का रीट्वीट का मामला हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का मामला हो, इन सारे मामलों में जिस तरीके से उन्होंने केस बनाया, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे कार्यालय को, जिसको हम लोग मंदिर के रूप में हम जानते हैं, मानते हैं, उस कार्यालय को इन लोगों ने घेरने का काम किया, एक अलोकतांत्रिक काम किया। आज यहाँ पर कहते हैं कोर्ट के सामने में, कोर्ट के सामने मतलब ये पूरा क्षेत्र 144 धारा के साथ में है। यहाँ पर इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि आपातकाल का दौर खत्म नहीं हुआ है। ये इनके आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहने वाला हिस्ट्री शीटर एवं टॉप 10 अपराधी नब्बू उर्फ नायब की थाना अजीम नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। अभियुक्त नब्बू उर्फ नायब पुत्र हसमत अली निवासी ग्राम आंगा थाना अजीम नगर रामपुर के विरुद्ध थाना अजीम नगर रामपुर पर धारा 165/2020 एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। नब्बू उर्फ नायब अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका मुख्य पेशा अपराध करना है। ये थाना अजीम नगर का हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 अपराधी है। अपराध की दुनिया में रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर अपराधियों और आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहकर अवैध रूप से धन अर्जित कर अपनी पत्नी के नाम पर 2 प्लॉट खरीदकर मकान का निर्माण कराया है, जिसमें से एक सेंजुनी नानाकार तहसील सदर रामपुर की खतौनी खाता संख्या 431 गाटा संख्या 23 रकबा 0.351 हेक्टेयर में से 0.0126 हेक्टेयर अर्थात 126 वर्ग मीटर भूमि पर 2 मंजिला भवन बना हुआ है, जिसकी वर्तमान कीमत 38,43,000 रुपये है। संख्या 165/2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था नब्बू नायब थाना हसमत अली के खिलाफ। उसी में जांच के दौरान ये पाया गया कि इसके द्वारा अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया गया है। तो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। टोटल कितने लाख की संपत्ति होगी? 42,25,800 की संपत्ति आंकी गई है, उसको अभी कुर्क कर दिया गया है। सर, आपराधिक इतिहास क्या है? इसका आपराधिक इतिहास कई है, 22 इसके अपराध है, विभिन्न थानों में पंजीकृत है। इसके आधार पर ही गैंगस्टर बना है, गैंगस्टर के अंतर्गत ये कार्रवाई है। इस मकान के अलावा और कौन कौन सी संपत्ति जो जब्त करेंगे? इस मकान के अलावा एक प्लाट है, खाली प्लाट है, उस प्लाट को भी जब्त किया गया। प्रदेश में तीसरे वेरिएंट की दस्तक के बाद भी लोगों में लापरवाही दिखी। प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट की दस्तक के बाद जिले में लोगों ने मास्क को भुला दिया है। जहां एक तरफ 100% वैक्सीनेशन में तेजी लाने जिला प्रशासन झोंक रहा है पूरी ताकत, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग लापरवाही इस कदर कर महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं। इसकी बानगी सीधी में देखने को खूब मिल रही है। जहां जिले में मौसम की मिजाज में बदलाव हुआ तो मानो लोगों ने अपने स्वरूप में बदलावों का बेखबर ढंग से लापरवाहियां शुरू कर दी। दुकान संचालक सहित ग्रामीण अंचल व लोकल व्यक्ति भी खरीदारी व रोजमर्रा की खरीदारी में इतना व्यस्त दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क लगाने की जिला प्रशासन की अपील को दरकिनार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए ना, क्या और अधिक प्रचार की ज़रूरत है? जितना मुझे लगता है कि कोरोना का दुनिया में प्रचार हुआ है, उतना तो किसी बीमारी का कभी नहीं हुआ। ये लोगों को भूलना चाहिए। पहली लहर से दूसरी लहर आ चुकी है, तो दूसरी से तीसरी भी आ सकती है। और कोरोना टीकाकरण का बड़ी तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं। यदि 70% से अधिक सारे लोगों ने टीका लगवा लिया, इसका भी असर रहेगा। ये सब म्यूटेशन जो है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा का जो कोरोना का है, और तीसरी लहर से भी हम बचाने में सफल रहेंगे सीधी जिला को।
देव पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र बहन सुभद्रा का देव स्नान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। भगवान की मूर्तियों को गर्भगृह के बाहर लाकर विभिन्न रथ यात्रा के पूर्व भगवान को स्नान कराया जाता है, जिससे महाप्रभु बीमार हो जाते हैं, जिसके भगवान का वैद्य के द्वारा इलाज होता है। उसको ठीक होने पर महाप्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। कोरोना के चलते पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी कोविड नियम का पालन करते हुए 11 पंडितों ने देव स्नान कराया। इसके बाद महाप्रभु को 56 भोग लगाए। पूरे विधि विधान से देव स्नान संपन्न हुआ। देव स्नान के 15 दिन बाद 9 जुलाई को महाप्रभु का नेत्र उत्सव होगा और 12 जुलाई भगवान रथ आरूढ़ होंगे। उसे स्नान मंडप भगवान जाते हैं। इस साल पिछले साल भी सरकार प्रतिबंध लगा दिए, तो पिछले साल भी स्नान नहीं कराया। बाहर में हमारा जो सत्संग हाल बना हुआ है उसमें सिंहासन विराजमान करा करके वैदिक मंत्र के द्वारा भगवान का स्नान पूजन कराया गया। और उसी दिन भगवान स्नान करने के बाद फिर जो गर्भगृह भगवान विराजमान है, ये गर्भगृह का पट बंद हो जाएगा। 14 दिन तक दर्शन नहीं होंगे। रथ यात्रा के दिन पहले भगवान का नेत्र महामहोत्सव होता है, उसके बाद फिर भगवान हमारे यहाँ बाहर आएंगे। रथ यात्रा के दिन से भगवान 11 दिन तक बाहर में रहेंगे। जनकपुर से जाएंगे, फिर भगवान सिंहासन की जगह